बच्चों डी एंड या ब्लॉक में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हम बच्चों पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को जैसे हमारा एक मेथड है कि किसी भी कंसेप्ट को बेटा हम लोग पॉइंट में करके देखते हैं। तो समय बचाने के लिए कुछ चीज़ें हमने जल्दी से लिख रखा है, क्योंकि समय काफ़ी खर्च हो रहा है ना। तो हालांकि भाई कुछ लोगों ने कहा, तो इसलिए ऐसा हमने कुछ कर लिया ज़रूर, परंतु बेटा बिना लिखे बिना पढ़े, और यहाँ बिना लिखे बिना पढ़े वो समझ में तो नहीं आएगा, है ना। इसलिए नोट्स बनाना होगा। स्क्रीन शॉट से काम बहुत कम चलता है ना। तो यहाँ बस एक ही सलाह होगी बच्चों को कि वो बच्चे क्या करें कि साथ साथ में अगर एनसीईआरटी पढ़ते चले तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी 2 से 3 पेज में पर डे वही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँगा, है ना। 2 से 3 पेज, और कभी 4 पेज हो गया तो अगर मैं पढ़ाया रहूँगा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो जैसे ये जो है ये ग्राफ हमें एक जगह कुछ अच्छा मिला तो हमने फिर से बना दिया। एनसीईआरटी में जो है लैंथनम इट्रियम, है ना। देखो लैंथनम इट्रियम और स्कैंडियम, है ना, इसकी चर्चा नहीं की गई थी तो वो हमें मिल गया तो वो हमने आपको बना दिया। और इधर इसकी भी चर्चा नहीं की गई थी, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ बढ़िया हमें मिला तो हमने बना दिया। अब एक एक पॉइंट करके हम, यानी कुछ पॉइंट आपने लिखा था और कुछ पॉइंट के जरिए हम फिजिकल प्रॉपर्टी को पूर्णतया क्लियर कर दे रहे हैं, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम जो है पूर्णतया क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है, ग्राफ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ये ब्लैक है ना, ब्लैक वाला एक साथ लिखा है ना। तो लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, है ना, और फिर रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, एयू, और सबसे नीचे है एचजी। यहाँ अगर आप देख लें तो फिर जो ब्लू कलर है तो वो येलो यानी वाइट्रियम या इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम और टेक्टीशियम, है ना, रूथीनियम, रिहीनियम, पैलाडियम, सिल्वर और कैडमियम, है ना। और यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज एकदम नीचे आ गया, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, सीयू, जेडन। देखिए अब इसमें अगर पूरा लॉजिक की बात किया जाए तो भाई इसमें हुंड का नियम और डी और एफ, जो हुंड का रूल है, हाफ फील्ड फुली फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। जो इसके बीच में होगा पार्शियली फील्ड जो सबसेल होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो जाएगा। वो सब कंसेप्ट इसमें पॉइंट टू पॉइंट लग रहे हैं तो हम इसीलिए लिख लिए हैं, हम समझाने पर ही फोकस रहेंगे। तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसे तेज करके देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ पॉइंट। तो कोशिश करिए समझिए पॉइंट को, अगर समझाते समय समझ जाएंगे तो वही उतना लॉजिक बन जाएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। एनसीईआरटी ने ज़बरदस्त लिखा है भाई, है ना। इसलिए यहाँ पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। जैसे एनसीईआरटी पढ़ करके, जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 5% 7% हो सकता है समझ में आ जाए, या अगर आप बहुत अच्छे स्कॉलर हैं तो और ज़्यादा समझ में आपको आ सकता है ना। तो यहाँ भी पढ़ लिए तो वो परसेंटेज जो है आपका
30% हो गया। तो चलो देखो, जैसे एक पॉइंट यहाँ लिखा है हमने कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर ये इंक्रीज करेगा, है ना, वोलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, वोलेटिलिटी जो है वो कम होती है ना। देखिए अब सब यहाँ जितने पॉइंट मैं लिखा हूँ, सारे पॉइंट को आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं, सारे पॉइंट क्वेश्चन है, सबके हम क्वेश्चन भी बोल देंगे। जैसे ये पहला पॉइंट ये क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन बनेगा, ये जेई और नीट में भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। जितने पॉइंट लिखा हूं मैं इसमें, आप जितना एरो देख रहे होंगे ये सब क्वेश्चन ही है। तो जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे भाई, एफर्ट लगाएंगे, जरूर समझेंगे। देखिए पहला वाला, ये पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वोलेटिलिटी कम है, क्यों, क्या रीजन है उसका। यही चीज लिखा गया है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और वोलेटिलिटी इसकी कम है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका रीजन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। एक तो एन-एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा एन-डी इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है ना। और ये ज्यादा नंबर के इलेक्ट्रॉन जिससे प्रेजेंट हैं तो इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसी वजह से उन्हें आसानी से मेल्ट नहीं किया जा सकता और बॉयल नहीं किया जा सकता, और उनकी जो वोलेटिलिटी है यानी वेपर में जाने की टेंडेंसी वो बहुत कम है ना। तो ये आंसर हुआ, ये सब क्वेश्चन ही है। चलो फिर से आगे, एक क्वेश्चन हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ देख, यहाँ इस ग्राफ को हम बार बार देखेंगे, ग्राफ को हम बार बार समझेंगे। ग्राफ को समझाया भी गया था, जब हमारे दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया लेकर के आएगा तो हम ग्राफ पर आ जाया करेंगे। जैसे इन देखो, थर्मोडायनेमिक्स में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डिफिनीशन दी गई है। तो 1 मोल कोई मेटल मटेरियल, सॉलिड मटेरियल 1 मोल कोई ले लो, है ना, उसको इतनी एनर्जी दो कि उसका सारा एटम गैसियस, सेपरेट गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ये क्या है, यम क्या है, सेपरेट गैसियस एटम, क्या है ये, सेपरेट गैसियस एटम, ये क्या है, सेपरेट गैसियस एटम, गैसियस एटम, है ना। सेपरेट गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए तो जितनी एनर्जी ऐसा करने के लिए लगेगी वही क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना। आपने आपसे बना करके भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ मेटल में, फिर से, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल मेटल इनटू गैसियस individual atoms. This minimum required energy is known as enthalpy of atomization. ठीक है, ये मामला हुआ। आगे देखो, एक क्वेश्चन यहां भी है, यहां भी एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सुनना है ध्यान से,
एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक अगला क्वेश्चन पर आ गया हूँ। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है किसी भी मेटल एटम, किसी भी मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को। यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम डिसाइड करते हैं किसी भी मेटल एटम की, किसी भी मेटल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। फिर से, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के द्वारा हम किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, ये लिखा गया है। अब अगर ये कह रहा है कि अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी फॉर एनी मेटल, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होगी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल ज्यादा होगा। अगर एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि जिस मटेरियल का डी ब्लॉक के एलिमेंट में, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं जैसे जैसे उनकी एंथैल्पी बढ़ेगी तो उनकी रिएक्टिविटी घटेगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो उनकी रिएक्टिविटी घटेगी और नोबल गैस के जैसा बिहेव करेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन करना कम पसंद करेंगे, केमिकल रिएक्शन करना कम पसंद करेंगे। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दो क्वेश्चन बना दिया गया है, या एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डेल्टा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिसाइड करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? तो आंसर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखो जरा, अगर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसी भी मेटल की ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेटल, कई मेटल एटम है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। सब कुछ एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब पूछा जा सकता है। हम केवल 14 हेडिंग कल हमने डाला था, 14 हेडिंग में से पहली हेडिंग उसमें है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। उसी एक हेडिंग को हम कई पॉइंट के द्वारा क्लियर कर रहे हैं। कल कुछ पॉइंट हमने लिखा था, आज कुछ पॉइंट हमने लिखा है। वो पॉइंट नहीं बल्कि क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं है, वो एनसीईआरटी के ही शब्द हैं जो समझने के लिए हमने इस फॉर्म में ऐसा लिख दिया है। अब देखिए, लिखने की वजह से मैं समझाने पर फोकस ज़्यादा भी हो पा रहा हूँ, आप आराम से समझ सकते हैं। और बढ़िया से अगर आप याद करना चाहते हैं तो भाई हमारी बातों को, हमारे लेक्चर को भी सुन करके कुछ बातें अगर आप उसमें लिखते हैं साइड में,
नोट्स बनाते समय, तो और फायदा करेगा आपको, है ना। चलो अगली बात देखते हैं। ये भी सब क्वेश्चन ही है, सब पॉइंट क्वेश्चन, पहले ही बताया हूं सारे पॉइंट क्या है, क्वेश्चन है। बहुत स्ट्रांग माइंड से देखते चलना है, अब याद हो जाए अच्छी बात है। देखो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा एक बात और सुन लो, इस क्वेश्चन से पहले एक बात और सुन लो। हम डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी तो जरूर कर रहे हैं, जिसमें 6D की चर्चा बहुत कम होगी, 4D और 5D की भी चर्चा बहुत मिनिमम होगी, जरूरत पड़ने पर लेकिन होगी। ज्यादा चर्चा किसकी होगी, 3D की होगी। चलो देखो, बाद में पहले समझाऊंगा, फिर इसको क्वेश्चन भी बना दूंगा ऐसे मुंह से बोल करके, फिर तुम्हें और समझ में आ जाएगा। चलो देखो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट, एनसीईआरटी ने लिखा है कि मैक्सिमम अबाउट मिडिल ऑफ ईच सीरीज, यानी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के मिडिल में मैक्सिमम है क्या, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो जैसे देखो, जरा ध्यान दो, ये देखो जनरल बात है, 100% ट्रू नहीं है, लेकिन इससे आपके दिमाग में एक आइडिया बनेगा। देखो यहाँ जैसे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर मॉलिब्डेनम है। अब देखो ध्यान दो, एनसीईआरटी ने जो ग्राफ बनाया है उसमें क्रोमियम का सबसे ज्यादा है ना। मुझे ये जहां से जो ग्राफ मिल गया उसमें हल्का सा वैनेडियम को इस प्रकार से किया था, है ना। जबकि जब हम चलेंगे किसमें, जब हम चलेंगे क्या देखने, क्या चेक करने, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को, तो देखो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर हमने यहां लिखा है, सबसे ज्यादा वैनेडियम का ही है। अब एक बात तो बिल्कुल एकदम समझ के चलना, एक बात 100% समझ करके चलना कि इसमें मेरे द्वारा लिखा गया हर पॉइंट क्वेश्चन है, इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ ML नीचे हो गया, TC नीचे हो गया, है ना। ये कह रहा है कि मिडिल में ऊपर है। मिडिल का मतलब अब ये तुम मत सोचो बिल्कुल एकदम मिडिल में आओ भाई, है ना। यहाँ ये एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि लैंथनम से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, घटना शुरू हो गया। लॉजिक और रीजन, चलो पॉइंट को पढ़ लेते हैं। क्या ये कह रहा है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर d ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। ये कह रहा है कि जैसे जैसे एटम में, जैसे जैसे हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, 3D सीरीज में, अब उसमें देखो सारे एलिमेंट की बात नहीं हो रही है ना। कहां तक बात होगी, कॉपर की। जिंक वाला मामला हमेशा एक्सेप्शन में रहेगा, देख लो, यही देख लो, इसीलिए ग्राफ को बनाया भी। देखो जिंक का जो है जनरली, जिंक देखो ऊपर है, उसके नीचे क्या है, कैडमियम है, उसके नीचे क्या है, मरकरी है। देखो इसका मतलब ये क्या है, ये देख लो यहां से सिंपल सा, ये क्या है 3D सीरीज, ये क्या है 4D सीरीज, ये क्या है 5D सीरीज। देखो लेकिन यहां जो है सिर्फ यही लास्ट एलिमेंट के लिए, और यहां पर ऐसा कुछ हुआ है। देखो Cu कॉपर है, फिर क्या है Au है, फिर Ag है। तो
एक कॉपर, Au, Ag और लास्ट के लिए। बाकी सब में देखोगे तो 5D ऊपर है। यहाँ भी कुछ, यहाँ भी जैसे 10 एलिमेंट हैं सब में, सारे सीरीज में क्या है 10 एलिमेंट हैं। 3D में 10, 4D में 10, 5D में 10, सभी में 10 हैं। तो देखो पहला एलिमेंट छोड़ दो, लैंथनम छोड़ दिया है ना, लैंथनम छोड़ दिया, फिर क्या छोड़ दिया, इट्रियम छोड़ दिया, लैंथनम छोड़ दिया, इट्रियम छोड़ दिया, स्कैंडियम छोड़ दिया। और इधर क्या छोड़ दिया, Hg छोड़ दिया, Cd छोड़ दिया, Zn छोड़ दिया, Ag छोड़ दिया, Cu छोड़ दिया, Au। अरे भाई 10 में एक इधर एक उधर, बस सभी 10 में एक इधर छोड़ दो एक उधर छोड़ दो, तो बाकी जितने हैं उसमें तुम देखोगे तो 5Dr ऊपर है। बाकी वाले में तुम देखोगे तो 5D क्या है, ऊपर है भाई। लेकिन यहां से इधर से 2 एलिमेंट, उधर से 1 एलिमेंट है ना, इसी में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। इसको नजर गड़ा के समझना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन आएगा सरल। एक देखो बिना मेहनत के नंबर मिल जाएगा, अगर याद है भाई तो तुम देखते ही उसको टिक मार दोगे, है ना। मतलब एग्जाम में भी जरा सा दिमाग में हेडेक नहीं आएगा, अगर 1-2 बार पढ़ा है तो धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा। कोई सवाल करोगे तो उसमें दिमाग खर्च होगा, मेंटल रीडिंग गिरेगी। भाई किसी चीज़ का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है, नुकसान है तो फायदा भी है। जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन रट्टा छाप वाले रहेंगे दिमाग में, उसमें दिमाग में जरा सा भी दर्द नहीं होगा, बस झूठे मूठे नंबर मिल गया तुम्हें और तुम्हारा बेटी जब आगे बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट मिडिल में मैक्सिमम है, जैसे एक अगर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, देखो जैसे यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलेंगे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, D1 2 3 4 है ना। अब देखो बांड तो तभी बनाएगा जब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हो ना, सब सेल से बाहर इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन पहुंचे। देखो यहाँ पर हमने जो है मेटल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी बना रखा है, अभी समझाऊंगा, तो सब एक साथ तुम देखना तो सब और समझ में आएगा। भाई बांड तभी बनेगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो अगर वो तगड़ा बांड बन जाए। देखो अगर D5 है कहीं पर तो भाई स्टेबल है, D5 क्या है, स्टेबल है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, है ना। तो यानी अनपेयर्ड भी हो और अवेलेबल भी हो, तो उसमें हुंड और अबाउ का रूल लग रहा है सर। तो एकदम ध्यान से देखें आप। फिर देखो चलो क्वेश्चन अभी बताता हूं कैसे क्वेश्चन इसमें बन रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है मिडिल में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये बढ़ता है। अगर ये नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, लो वोलेटिलिटी होगी और हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ये पॉइंट कनेक्टेड है ना। अब देखो जो यहां से जैसे देख लो, जैसे यहां से ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर ये है, जिंक वाला मामला देखो इसमें पहले आ गया है, यानी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ है। लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक फिर से बता दे रहा हूं, हुंड का नियम, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, फुली फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। देखो जब हम साइज की बात करते थे एटॉमिक उसमें पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था कि जब हम साइज की बात करते थे तो हम कहते थे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटेगा, लेकिन जैसे ही कंप्लीटली फील्ड की बात आती थी तो हम ये बोलते थे कि जो
जो इनर्ट गैसें हैं उनका साइज अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा है। देखो वहाँ पर तो हम ऐसा बोल सकते थे क्योंकि वो इनर्ट वाला मामला आ गया, लेकिन एसपीडीएफ ना, अगर एसपीडीएफ क्लासिफिकेशन हमें उसकी जानकारी ना होती तो हम ऐसा कैसे कहते कि जेडल वाला मामला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि D2 और D10 और S2 है ना इसमें, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसके साथ जो व्यवहार है, जो एनॉमली है वो डिस्टर्ब कर रही है ना। वैसे इसको याद करने के लिए कुछ ऐसे छोटी मोटी ट्रिक्स भी हैं, है ना। जैसे देखो हालांकि देखो अगर ट्रिक लगाना पड़ रहा है तो समझ लेना कि कम याद कर रहे हो, लेकिन आजकल तो भाई सब चीज़ चाहिए, है ना। जैसे इसको जाने मन सुनो, क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं तुम बिन, है ना। ऐसा कुछ लिख करके तुम इसको याद कर सकते हो। ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी ने जो जो बातें, जो जो शब्द लिख दिया है, वहां से क्वेश्चन करने से आप रोक नहीं सकते। क्वेश्चन किया जाएगा, किसी भी हाल में क्वेश्चन किया जाएगा, बोर्ड में भी किया जाएगा, और कहाँ किया जाएगा, जेईई नीट कंपटीशन के एग्जाम में तो किया ही जाएगा। कंपटीशन के एग्जाम में तो दूर दूर तक नहीं रोक सकती। तो ये जो है ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये ऑर्डर एनसीईआरटी में गिवन है, ये हमने लिखा है। कुछ तुम इस तरीके से याद कर सकते हो। चलो देखो आगे, और एक पॉइंट समझो, इस क्वेश्चन में बनाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें बताना है, उसको आगे देखते चलो। इसमें देखो ये ये एक चीज तो देखो ये बहुत साफ क्लियर हो गया कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो मामला है वो ऐसे ही है, 3D से ज़्यादा 4D है, 4D से ज़्यादा 5D है। अब देखो इसमें बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ वाला भी क्वेश्चन निकालूंगा, कैसे क्वेश्चन है इसमें। तुम चाहो तो यहाँ खुद क्वेश्चन निकाल सकते हो कि क्या क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ देखो 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D। अब ये जनरल ट्रेंड है, एक आध एक्सेप्शन होंगे, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है ना, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है। लेकिन इससे फायदे की बात है, जो अंडरलाइन करके एनसीईआरटी लिखा है, जहाँ से वो क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा कि टेंडेंसी टू मेटल मेटल बॉन्डिंग इंक्रीज, है ना। तो जैसे ऊपर से नीचे, है ना, 3D सीरीज से जैसे 4D सीरीज में आओगे तो मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो वो जो है वो ऐसा मेटल ऐसा चाहेगा कि वो जो है वो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनाए, दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम उसके साथ बॉन्ड ना बनाए, है ना। ऐसी टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी कि वो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनाए। और देखो इन केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, साइज फैक्टर देखो इंपॉर्टेंट हो रहा है, लैटिस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये सब, ये चीज तो कई बार आ गई। और देखो और बातें करते हैं। यहाँ देखो जो ये मामला आ गया कि टेंडेंसी टू मेटल मेटल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, टेंडेंसी टू मेटल मेटल, है ना, टेंडेंसी टू मेटल मेटल। यहां देखो मेटल्स आर क्रिस्टल, इसको हमने समझाने के लिए अपने मन से कुछ बातें हमने लिखा है, क्योंकि जब फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है तो वहां ऐसी चीजें लिखी गई हैं, है ना। वहां लिखा गया है, जब फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है टेबल बना करके CCP और HCP ऐसा लिखा गया है ना। और क्या लिखा गया है, BCC। तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो बोर्ड से कटा हुआ है भाई, बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी ने लिखा है तो वो तुमसे प्रश्न घुमा सकता है इसमें। अगर थोड़ी समझ है
तो हो सकता है कि प्रश्न जो आए उसे तुम आसानी से पकड़ ले जाओ। तो एक हमारा जनरल आइडिया है, जनरल ट्रेंड है, उसको मन लगा करके सुन लो। देखो, मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि जो सॉलिड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एमार्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि मेटल जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं। तो क्या कह रहे हो गुरुजी, ये क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है? तो बहुत ध्यान से समझो। क्रिस्टलाइन से मतलब, क्रिस्टलाइन तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम स्ट्रक्चर, मेटल का स्ट्रक्चर बताएं। चलो कैसे बताएंगे? देखो, जो मेटल का स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे तुम अगर हमसे पूछो कि गुरुजी हमें मेटल का स्ट्रक्चर बता दो, कैसे है उसका अंदर का स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे बिटवा, इसमें कर्नेल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन टहलते हैं, और कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच बांड बन करके मेटल का, लोहे का रॉड, सरिया, ये सब बना हुआ है। तो एक तो ये जनरल बात हो गई। तो इसमें कर्नेल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, कर्नेल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, ये बीच में जो जगह है इसी को बोलते हैं वॉइड। ये देखो, बीच में जो जगह है, देखो यहाँ जो बीच में जो जगह है यहाँ, अब मैं रेड वाला मिटा दिया, क्या करूं तुम्हें समझाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉइड, VOID। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड। अच्छा, इसी वॉइड का एक दूसरा भी नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। चाहे हम कहें वॉइड, चाहे हम कहें इंटरस्टिशियल स्पेस। चलो लिख देते हैं, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है। तो भाई देखो, ऐसे तुम कल्पना कर सकते हो, जैसे जब ये स्ट्रक्चर बताया जाने लगा तो ये देखो, पहले से भी तुम्हें समझाया गया है कि मेटल कैसे होता है। मेटल स्फेरिकल हो, सॉरी, एटम कैसे होता है, एटम से ही मिलकर के सब कुछ बना हुआ है। तो एटम कैसे होता है? एटम स्फेरिकल होता है। तुम कल्पना करो कि तुमने बैग ले रखा है, उसमें कई बॉल डाल दो, तो ऐसा नहीं होगा कि जब तुम बॉल से उसको भर दोगे तो बॉल और बॉल के बीच में स्पेस ना बचे। बैग तुम ले लो, बैग में जब मेटल तुम भरोगे, ओ बैग ले लो, बैग में जब तुम बॉल को भरोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बॉल और बॉल के बीच में जगह ना बचे, पूरी जगह खत्म हो जाए। जो बैग का टोटल वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ बॉल के द्वारा ऑक्युपाई नहीं कर लिया जाएगा, कुछ स्पेस उसमें बीच में बच जाया करेगा। ऐसे बीच में स्पेस बच जाया करेगा। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि मेटल में भी या दुनिया के सारे मटेरियल में ऐसे ही एटम एक दूसरे के ऊपर जुड़ जुड़ करके क्या किया है, मटेरियल को बनाया है। और हर मटेरियल में वॉइड है, हर मटेरियल में क्या है? वॉइड है। और उस वॉइड से लेकर के बहुत सारी जगहों में अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मेटल एटम निकाल देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है तो दो पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेंगे। बीच में कोई एक चीज रख लो और तुम दो फ्रेंड खड़े हो जाओ, उसी चीज को पकड़ के खींचो, तो तुम और तुम्हारा फ्रेंड आपस में एक फोर्स के द्वारा जुड़ जाएंगे, है ना। वही है मेटालिक बॉन्डिंग। तो देखो, जब बात मेटल की आएगी तो तुम कहोगे मुझे स्ट्रक्चर समझाओ सर, मेटल कैसा बना हुआ है, कैसा दिखता है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं स्ट्रक्चर में तो एक तरीका ये बता दूंगा कि देखो बेटवा, इसे समझ लो स्ट्रक्चर। और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लैटिस स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है लैटिस स्ट्रक्चर तुम्हें जानना जरूरी है। तो अब बहुत मोटी मोटी बात तुम सुनो,
कि कोई भी जो मेटल सॉलिड मटेरियल है, मेटल सॉलिड मटेरियल को अगर तुम कट करो, तोड़ो, तो छोटा छोटा पार्ट जो प्राप्त होगा वो छोटा पार्ट क्रिस्टल होगा। तुम उसको और छोटा छोटा करो तो वो जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो कहलाएगा यूनिट सेल। अच्छा, यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब के जैसा है, कमरे के जैसा है ना। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने एज्यूम किया है। अब तुम विचार करो, जैसे तुम कमरे में अपने बॉल डाल दो, कमरे में क्या करो, फर्श पर बॉल बिछा दो, बहुत सारे फुटबॉल ला करके फर्श पर अपने कमरे में बिछा दो, तो 2 फुटबॉल 3 फुटबॉल के बीच में कुछ ना कुछ जगह गैप आ जाएगा, है ना, जैसा अभी बताया। तो ये जो यूनिट सेल है, अब देखो तुम हमसे पूछो यूनिट सेल क्या है, मैं कहूँगा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की रिपीटिंग यूनिट है ना। जैसे तो यूनिट सेल सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट है जिससे बार बार मिल करके क्रिस्टल बनेगा और बहुत सारा क्रिस्टल मिल करके वो लोहे का सरिया बनेगा। देखो तुम एक लोहे की सरिये को उम्मीद करो, अब हालांकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी रहती है, लेकिन तुम ऐसा मान लो कि उसमें केवल Fe है। अगर तुम उसे कट करोगे तो आयरन का क्रिस्टल मिलेगा और तुम उसे छोटे छोटे भाग में बांटोगे तो आयरन का यूनिट सेल मिलेगा। और वैज्ञानिकों ने इस यूनिट सेल को 3 प्रकार से बताया है। ये जो यूनिट सेल है वैज्ञानिकों ने कहा ये 3 प्रकार की होती हैं। एक सिंपल क्यूबिक होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या मीनिंग है इसकी वो जरा देखो। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो उसमें जो एटम होंगे, भाई क्यूब बन रहा है तो एटम जो है वो कहां कहां पर होंगे, एटम जो है कार्नर पर होंगे और एवरी फेस, एवरी मतलब प्रत्येक फेस के सेंटर पर होगा, है ना। फिर से सुनो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होगा। इधर कुछ मिटा दिया जाए, देखो, अच्छा यहाँ देखो, कुछ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें दिखना चाहिए। पहले इसको जरा से देखो, फिर बाद में तो मैं मिटा भी दूंगा। चलो ये मुझे लग रहा है ये ऊपर वाला तुम समझ गए और इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखो, देखो ये है यूनिट सेल बनाया मैंने, ये है तुम्हारे पास यूनिट सेल ऐसे होती है, ये है यूनिट सेल, है ना। अब देखो ध्यान दो, अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी तो एटम या आयंस यहाँ यहाँ होंगे, यहाँ 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 यहाँ। अब अगर ऐसे है तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब देखो, है ना, अगर ऐसा है तो ये SCC है। देखो मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ कार्नर पर क्या प्रेजेंट होगा, एटम्स या आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कार्नर पर क्या प्रेजेंट होगा, कार्नर पर हो सकता है एटम प्रेजेंट हो सकता है आयन प्रेजेंट हो, है ना, या लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब इससे ज्यादा मेरे पास भाई नहीं है, ये समझ लो, ये है यूनिट सेल। अब जरा बाकी स्थान खाली है, ये लाइनें क्या है, फोर्स हैं, ये जो यही सारी लाइन को आपस में मिला दिया जाए तो उसे ही तो हम बोलेंगे लैटिस स्ट्रक्चर। ये जो हरी हरी सारी लाइनें हैं
सारी लाइनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर। अभी ये लाइनें और बढ़ेंगी, देखो ध्यान से। ये क्या है, सिंपल क्यूबिक की कहानी हो गई। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात होगी तो देखो तुम ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, कमरा है। ये क्या है, तुम्हारा कमरा है। कमरा है, जूम करो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें 8 कार्नर है, तुम ये जानते हो। तुम 8 कार्नर पर जो है एक एक फुटबॉल एज्यूम करो, वही ये दिख रहा है। अब उस कमरा जो है क्या है, 3D है, तो 3D में सेंटर में आओ। 3D अपने कमरे के सेंटर में जाओ। अगर भाई सेंटर कहाँ होगा, अगर कमरे के बीचों बीच तुम्हारे फैन लगा होगा तो उस फैन के थोड़ा सा नीचे ही सेंटर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा है ना, तो मुझे लग रहा है तुम समझ गए। तो अगर सेंटर पर मान लो कि कुछ यूनिट सेल ऐसी होती हैं कि जिसमें कार्नर पर एटम तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में उसके सेंटर पर एटम रहता है। यहाँ ये बीच में सेंटर पर भी एटम रहता है। ये यहाँ इसको, ये चूंकि 2D है तो तुम कम एज्यूम कर पाओगे। तुम ऐसे, ये जो काला वाला बनाया मैंने, ये काला वाला कहाँ प्रेजेंट है, काला वाला प्रेजेंट है तुम्हारे कमरे के 3D स्ट्रक्चर है वो कमरा ना, उसके सेंटर में। देखो अब इसको बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, मुझे लग रहा है तुम समझ रहे हो। अब चलो देखो, अब अगर ये ना हो, फेस सेंटर है ना, तो देखो तुम्हारे कमरे में कितने फेस होंगे, तुम्हारे कमरे में 6 फेस होंगे। एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस, एक तुम्हारे दाएं हाथ का फेस, एक तुम्हारे बाएं हाथ का फेस, एक तुम्हारे मुख की तरफ का फेस, एक तुम्हारे बैक यानी पीठ की तरफ का फेस। तो कमरे में 6 फेस हैं। अब देखो अगर एटम कहाँ प्रेजेंट हो, अगर एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या आयन जिससे ही वो मटेरियल बना है वो कहाँ प्रेजेंट हो, अगर वो कार्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर प्रेजेंट हो। देखो कार्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर प्रेजेंट हो तो वो कहलाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो मैंने लिखा है constituent particles are present at corner and every face। फेस पर भी प्रेजेंट है, कार्नर पर भी है, फेस पर भी है, सेंटर पर नहीं है ना। यहां जो है इसी वजह से यहां जो है नंबर ऑफ एटम, इस वाले केस में नंबर ऑफ एटम 1 आ जाता है, इस वाले केस में नंबर ऑफ एटम 2 आ जाता है, और इस वाले केस में नंबर ऑफ एटम 4 आ जाता है। 1 एटम पर यूनिट सेल, 2 एटम पर यूनिट सेल, 4 एटम पर यूनिट सेल। अब मैं थोड़ा सा डीप में गया, लेकिन अब मैं अपना काम कर दिया हूं। इसके आगे भाई अब ये डी एंड या ब्लॉक का एलिमेंट है, तो थोड़ा सा चीजों को रोकना है। इन चीजों को जब तुम समझोगे थोड़ा सा, अब देखो यहां मैंने लिखा है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी देखो सिंपल, कितनी छोटी बात है। तुम अपने बैग में क्या डाले थे, बॉल डाली थी, कितना जगह बॉल घेरा और कितने जगह में वो वॉइड बन गया, कितने जगह में बॉल रहा, कितने जगह में वॉइड बना। जिस जगह को बॉल ने घेरा है, मान लो 70% बॉल घेरा, 30% बीच में जगह खाली रह गई। छोटी छोटी जगहें मिला करके भाई तुम्हारे बैग का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसमें जब बॉल भरोगे तो बहुत सारा वॉइड बनेगा।
तो सारे वॉइड का वॉल्यूम मिला लें, मान लो 30% वॉल्यूम खाली रह गया, 70% में बॉल ने जगह घेरी, तो उसी यहाँ भी वही सेम कहानी है कि इस वाले केस में एफसीसी में एटम या आयन या कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे वो मिल करके बना है, जैसे तुम यफी मेटल ले लो, अगर यफी ऐसा है तो फिर इसका मतलब कि यफी के एटम कार्नर पर भी होंगे और फेस पर भी होंगे, और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो कितना होगी, 74%। बाकी इसमें जो 26% स्थान बच रहा है वो खाली रहेगा वॉइड के रूप में। यहाँ जो है 68% पैकिंग इफिशियंसी, पी मतलब पैकिंग इफिशियंसी। मुझे लग रहा है कि ये मामला चल रहा है, मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाने लगा है ना, तो ये वाली देखो, लेकिन क्यों पढ़ाने लगा यार, इसका देखो संबंध है। देखो अगर इसकी फील है तुम्हें, तो तुम्हें ये लाइन समझने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। कौन सी लाइन समझने में बिल्कुल तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होगी, देख लो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसा मामला चल रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मामला, साइज फैक्टर। क्या तुम्हें साइज फैक्टर का आइडिया है? देखो जैसे तुम मान लो देखो, तुम ऐसा भी है संभव, तुम देखो ऐसी कल्पना तुम्हें करा दूं, तुम जूस के सेंटर पर गए होगे जूस पीने, तो वहाँ मौसम्मी ऐसे आगे सजा करके रखता है, मौसम्मी के ऊपर मौसम्मी, और मौसम्मी एकदम सजी रहती है, केवल एक लेयर मौसम्मी का बिछा रहता है ना। देखो तुम अगर वहाँ से एक मौसम्मी हटा करके उसके बीच में बड़ा सा खरबूजा डालो, तो सारी मौसम्मी आपस में गिर जाएगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? साइज फैक्टर की वजह से, है ना। साइज देखो, जहां साइज जो है अगर वो कंपैरेटिवली सुटेबल है तो स्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगी। अगर साइज फैक्टर फेवरेबल नहीं है तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन घट जाया करेगी, है ना। साइज फैक्टर, ये जो बात बोल रहा हूँ मैं, कम शब्द बोल पा रहा हूँ, जब तुम इसे फील करोगे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। चलो आओ, ये जो गाना मैंने गाया इस पर भी प्रश्न किया जा सकता है, ये भी लॉजिक ही है, किसको बताने के लिए, ये सारी चीजें बताने के लिए। देखो है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट, और है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, रिलेटिव है ना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, है ना। कैसे देखो, कैसे ये जो है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसको कैसे डिटरमाइन करेगा, और ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर एनी मेटल, है ना, रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज करेगी। यानी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, देखो समझ लो, ये जो यहाँ गाना गाया इतनी देर तक, इसको यहाँ समझने का प्रयास करो ग्राफ में, इसलिए मिटाया नहीं तो मिटा देता अब तक। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाला जो मामला, देखो वैनेडियम यहाँ ज्यादा हो गया, वैनेडियम का सबसे ज्यादा हो गया, है ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसमें तुम कहने के लिए कह सकते हो कि भाई नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में 5 है, और है ना क्रोमियम में ज्यादा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड भी है, अनपेयर्ड तो है लेकिन वो स्टेबल है, और इसके साथ साथ साइज फैक्टर भी यहाँ वर्क कर रहा है। यहाँ क्या वर्क कर रहा है? साइज फैक्टर। जैसे देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि जेडन जो है, जेडन, ये जेडन जो है इसका एंथैल्पी, ये एनॉमली यानी जो रियल में रूल हम लोगों ने बनाए हैं डिस्कशन के लिए, उसको फॉलो नहीं करता, इसका अपना अलग ही रवैया है। तो क्यों अलग रवैया है? तो उसने कहा है कि इसमें से एक से अधिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता है। ये एफसीसी 2 प्रकार का होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना।
एफसीसी कितने प्रकार का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये एनसीईआरटी लिखा है कि जेडल का जो एनामलस बिहेवियर है उसका जिम्मेदार इसकी क्लोज पैकिंग भी है ना। कुल मिलाकर के ऐसे सोचो, अगर कोई चीज तुम इकट्ठा करके रख रहे हो और वो मैटर आपस में सेटिंग से बैठ जाएगा तो गिरेगा नहीं, और अगर सेटिंग से नहीं बैठ पाएगा, साइज फैक्टर फेवरेबल नहीं है, तो एक दूसरे से फटाका अलग हो जाएगा, है ना। देखो मैं अभी जब साइज अगली जो प्रॉपर्टी है साइज की बात है, जैसे लेफ्ट टू राइट हम एटॉमिक उसमें चलते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, साइज घटती है, लेकिन जिंक की एक साइज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया इसने, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर मेरे लेक्चर के सुनने के साथ साथ अगर तुम मन लगा करके क्या करोगे, अगर तुम मन लगा करके एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ोगे, मज़ा तुम्हें तभी आएगा, तुम्हें पूर्णतः आनंद की अनुभूति तभी होगी, है ना। तभी लॉजिक बनेगा, तभी दिमाग में बातें सेट बैठेंगी। अब ये बातें एक बार तुमने घोर लिया, अच्छे से नोट्स बना लिया, लिख लिया, बेवजह नंबर मिल जाएगा हर जगह, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये सारी चीज़ें बता दिया। तो दैट्स इट। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी पहली हेडिंग, जो 14 हेडिंग हमने डाल रखा था, पहली हेडिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है ना। तो जब अब कुल मिला करके जल्दी से ख़त्म होगा, छोटी छोटी बातें होंगी, क्योंकि पहले दूसरे लेक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा समझाने के चक्कर में थोड़ा सा समय दिया, है ना। बाकी चीज़ें थोड़ा सा और जल्दी होंगी, और सारे पॉइंट क्वेश्चन है, तुम सोचोगे तो सब ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मास्टर के पढ़ लेने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ये भी एक बड़ी समस्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं पढ़ लूँगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो, मेरे पढ़ने से फ़ायदा मेरा होगा, मैं और अच्छा पढ़ाऊँगा, बस तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हारा सिलेक्शन का केवल और केवल एक रास्ता है कि तुम यहाँ पढ़ो और दबा करके और कड़ाई से मेहनत करो। कोई शॉर्ट ट्रिक ये तुम खुद बनाओगे तब तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। दैट्स इट।